नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में। तो अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? जो कि 14 शिलालेख हैं, जिसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल से पता है। तो पहला शिलालेख जो था अशोक का, वो पहला शिलालेख में उसके लिखा हुआ था कि अहिंसा पर बल देंगे, मतलब हिंसा नहीं करा जाएगा, ठीक है। और पशु बलि पर रोक लगाया जाएगा। और अशोक के पहले शिलालेख में ये भी लिखा हुआ था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये लिखा हुआ था अशोक के पहले शिलालेख पे। और दूसरा शिलालेख ऐसा था जिसमें कि पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा करी हुई थी, ठीक है। और साथ ही ये भी कहा हुआ था कि दक्षिण भारत के राज्य जैसे कि आपका हो गया क्या नाम है, चेर हो गया, पांड हो गया, श्रीलंका हो गया, और केरल पुत्र हो गया, समाई पुत्र हो गया, कि आदि की चर्चा थी, बट वहाँ पर चोल वंश की चर्चा नहीं थी। मतलब द्वितीय शिलालेख में इस चीज़ की चर्चा नहीं थी, इस पर अशोक ने नहीं लिखाया था, ठीक है। और तृतीय शिलालेख में इसमें अशोक ने तीन अधिकारी जैसे कि राजुक, मतलब वहाँ के टाइम पे अधिकारी जो होते थे, मतलब जो कि जिनका काम था धम्मा के प्रचार प्रसार का करने का, तो वो अधिकारी कौन से थे? पहला था राजुक था, और दूसरा आपका इसमें था युक्तक था, और प्रादेशिक थे। ये तीनों अधिकारी ऐसे थे जो कि धम्मा के लिए थे, प्रचार के लिए थे। धम्मा एक ऐसा था जो कि अशोक ने लोगों को धर्म के नियम को सिखाने के लिए बनाया था, ठीक है। और इसमें करा था। और अशोक ने इस शिलालेख में तृतीय शिलालेख में अशोक ने ये भी अपने राजकीय राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि वह हर 5वें वर्ष, मतलब जितने भी एरिया उसके अंडर में आता था, मतलब अशोक के एरिया में आता था, अशोक के शासन में आता था, वहाँ पर जाके दौरा करें और पता करें वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को अशोक ने हर 5 वर्ष में दौरा करने के लिए अपने राजकीय अधिकारियों को भेजा, और इससे तृतीय शिलालेख में ये भी धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित किए हुए थे, ठीक है। और ऐसे चतुर्थ शिलालेख में भी भैरी घोष, यानी कि जो युद्ध था, देखो अशोक क्या था, ये एक योद्धा था जिसका काम क्या होता था, लड़ाई करना या फिर युद्ध करना, ये सब होता था। बट उसने चौथे शिलालेख में भैरी घोष, जो कि युद्ध, उसको हम बोलते हैं युद्ध, उसके स्थान पर, मतलब भैरी घोष के स्थान पर उसने धम्मा घोष मतलब कि लोगों का कल्याण कैसे करे, लोगों का भला कैसे करे, और ये सब की नीति की चर्चा करी हुई थी। चौथे शिलालेख में करी हुई थी धम्मा घोष क्या होता है कि लोगों को भला करना, मतलब एक हिसाब से बौद्ध नीति आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। और 5वां शिलालेख, इसमें धम्मा महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा हुई थी। धम्मा महामात्र अधिकारी वो होते थे जो कि जिनका पोस्ट बहुत ऊपर होता था, और उस टाइम पे मौर्य काल में जो कि धम्मा महामात्र अधिकारी होते थे। धम्मा मतलब कि धम्मा का ख्याल रखने के लिए, मतलब कि धम्मा क्या था? धम्मा जो कि धार्मिक विचार था, लोगों को धर्म के बारे में बताना, लोगों को कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ था, धम्मा ये था, ठीक है। तो धम्मा जो था, मतलब इसमें धम्मा महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा थी। मतलब धम्मा के महामात्र, मतलब धम्मा को का ख्याल रखने के लिए, इसके ख्याल रखने, मतलब जो धार्मिक जीवन की देखरेख करते थे, ठीक है, इनका ये काम था। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख था कि समाज और उसको व्यवस्थित कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी 5वें शिलालेख में उल्लेख मिला था। उसके बाद छठे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए उससे कभी भी किसी वक्त पे भी जाके उससे मिल सकता है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है कि अपने आप को नियंत्रण कैसे करे, और इसकी भी छठे शिलालेख में शिक्षा दी गई है, ठीक है। तो अशोक ने छठे शिलालेख में ये सब शिक्षा दी थी। उसके बाद 7वें शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी संबंध, मतलब कि विभिन्न धर्मों को आपस में कैसे मिलकर रहना चाहिए, और क्यों रहना चाहिए, और कैसे रहना चाहिए, सब बातें बताई थी 7वें शिलालेख में। और ये सबसे बड़ा एक शिलालेख था। तो ध्यान रखना आपको, 7वां शिलालेख
मौर्य काल जो अशोक ने लिखवाया था, 7वां शिलालेख, जो कि धर्म के समन्वय पर आधारित था और ये सबसे बड़ा शिलालेख था। कौन सा शिलालेख था? सबसे बड़ा शिलालेख था। इसमें तीर्थ यात्रा की भी चर्चा थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी में कि तीर्थ अशोक द्वारा लिखे गए कौन से शिलालेख में तीर्थ यात्रा की चर्चा है, तो आपको बोलना है 7वें शिलालेख में, ठीक है। उसके बाद 8वें शिलालेख में अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा की। मतलब जब अशोक का जब हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है, तो उसने धर्म यात्रा करी थी, तो उसके बारे में 8वें शिलालेख में उसने लिखा था। इसमें क्या हुआ था, राजकीय अभिषेक से 8 वर्ष से प्रारंभ होती है, ठीक है। जब उसका राजकीय अभिषेक हुआ उसके बाद 8 वर्ष बाद वो धर्म यात्रा प्रारंभ होता है। उसका 8 वर्ष बाद ही तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो पहले और वहाँ उसमें बौद्ध गया के भ्रमण की भी का भी उल्लेख मिलता है। तो वो 10वें वर्ष में वो गया था और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष वो कहाँ गया था, लुम्बिनी गया था, जो कि नेपाल में है। उसके बाद 9वां शिलालेख में अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि जो छोटे छोटे त्योहार होते थे, एक तो वो क्या करते थे, लोगों को व्यस्त कर देते थे, तो उसने छोटे छोटे त्योहारों को क्या करा, प्रतिबंधित कर दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया। मतलब जो छोटे छोटे त्योहार होते थे, मतलब कुछ त्योहार ऐसे होते थे जो कि मतलब बिना मतलब के त्योहार मनाते थे, जो कि लोग किसी को दुखी करते थे, किसी को खुश करते थे, मतलब इस तरह के त्योहार उसने हटा दिया था। उसने उसी त्योहारों को ही रखा जो त्योहार सच्चे शिष्टाचार और सच्चे भेंट पर ही आधारित थे। तो अशोक ने 9वें शिलालेख में ये सब उसने उल्लेख किया और लिखा, ठीक है। और उसके बाद 10वें शिलालेख में इसमें धम्मा के महत्व में चर्चा है, ठीक है। धम्मा के महत्व वाली चर्चा, मतलब आपको मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि धम्मा क्या था। अशोक द्वारा लोगों के जन कल्याण के नियम को सिखाने के लिए जो नियम बनाए गए उसको हम धम्मा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें धम्मा के महत्व बारे में चर्चा है कि अगर वो लोगों ने इस नियम को अप्लाई किया, इस नियम को माना और मानेंगे और मनवाएगा, अशोक तो मनवाएगा ही, मनवा सकता था क्योंकि वो राजा था, किंग ऑफ मगध, ठीक है। तो उसने क्या करा था, इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया, ठीक है, आदेश जारी किया कि राजा का उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित में काम करेगा। उसने ये बोला कि कोई भी मेरा अधिकारी, ठीक है, किसी भी प्रजा को सताएगा नहीं और उसके हित में ही कार्य करेगा, ठीक है, हित में सोचेगा। इससे धम्मा नीति की व्याख्या की चर्चा, और उसमें धम्मा नीति की व्याख्या की चर्चा थी, ठीक है। तो इसमें बताया था और यह राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित में होते हैं। 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को भी नहीं सताएंगे, ठीक है। तो 11वें शिलालेख में उसने लिखा था कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को भी नहीं सताएंगे। उसने आदेश दिया था, ऐसा नहीं कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था किसी से, उसने जो बोल दिया वो लोगों को मानना पड़ता था और करना ही पड़ता था, ठीक है। और 12वें शिलालेख में इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी, मतलब कि एक उसने अधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि स्त्रियों के सुधार के लिए एक महामात्र के एक उच्च अधिकारी होते थे, ठीक है, कि अधिकारी की चर्चा था। यूँ हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात हुई थी। 12वें शिलालेख में हर प्रकार के, मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियों के विचारों को ना माना जाए, तो हर प्रकार के विचारों को सम्मान देने की उसमें चर्चा करी हुई थी 12वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा की है, ठीक है, और तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी उसमें लिखा हुआ था कि कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, मतलब 13वें शिलालेख में लिखा हुआ था। ध्यान रखना है, हृदय परिवर्तन कौन से शिलालेख में अशोक ने लिखा था, अपने लिखवाया था 13वें शिलालेख में, ठीक है। और कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें हुई थी, 13वें शिलालेख में, याद रखना है आपको, ठीक है। और साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख 13वें ही शिलालेख में हुआ है। और 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर जो लिखा है वो शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं। उन शिलालेख, मतलब जो 13 शिलालेख जो थे उसमें जो भी कुछ लिखा है उस शिलालेख में के अतिरिक्त उसने और भी बहुत से काम है, उसके लिए जो इसमें नहीं लिखा गया है, जो उसमें
नहीं लिखा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, मेरे लिखने वाला जिम्मेदार है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से उसने बताया, इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए भी प्रेरित किया होगा। तो अशोक ने ये सारे 14 शिलालेख लिखवाए थे, जिसने इसमें और 14 शिलालेख में उसने ये बता दिया था कि ये मेरी गलती नहीं, मैंने और भी